स्पेशल टॉपिक। हम ने स्टार्ट किया था मुगलों का पतन, और मुगलों के पतन में हमने 3-4 उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था बहादुर शाह प्रथम को, जो औरंगजेब का बेटा मुअज्जम था। उसके बाद हमने उस लंपट को पढ़ा, लंपट मूर्ख जहांदार शाह उर्फ लंपट मूर्ख इसको कहा है, तो हम साथ में लिख ही देते हैं लंपट मूर्ख। इसके बाद हमने तीसरे शासक को पढ़ा था, जिसको आपने नाम दिया था घृणित कायर का, इतिहासकारों ने नाम दिया था फर्रुख सियर नाम था। ठीक है, और इसके बाद फर्रुख सियर के बाद हमने एक और पढ़ा रंगीला को, मोहम्मद शाह रंगीला। निकनेम पीटी में अक्सर पूछता है, लंपट मूर्ख, रंगीला, घृणित कायर, ऐसे शब्द अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्नों में। और हमने मोहम्मद शाह के दरमियान 2 आक्रमणकारियों को देखा था। ठीक है, एक आक्रमणकारी थे नादिर शाह, और दूसरा आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली। इसके अलावा मोहम्मद शाह के काल में कई परिवर्तन देखे थे हमने। वो था क्षेत्रीय स्वायत्त या स्वतंत्र राज्यों का उदय। इन सब चर्चाओं के बीच हमने अपनी एक समझ बनाने की कोशिश की थी कि आखिर उत्तरवर्ती मुगल शासकों को या उत्तर मुगल काल को, पोस्ट मुगल पीरियड को, मुगल का डिक्लाइन का काल या डिक्लाइन पीरियड ऑफ मुगल के नाम से क्यों पुकारते हैं। हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की कि कारण क्या थे पतन के। पतन के कारण को समझने की हमने एक कोशिश की, और अब तक जो चर्चा हमने की क्लास में, उससे आपको 2-3 बातों का एक कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हैं, एक निष्कर्ष पे आप अपनी समझदारी से भी एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि पहला और महत्वपूर्ण समझदारी ये विकसित हुई कि जो आमीरों के गुट थे, आमीर मतलब कोर्टियर्स, आमीर मतलब दरबार के प्रभुत्वशाली व्यक्ति। यदि हम मोदी जी के आमीरों की बात करें तो मोदी जी के आमीरों में ये 2-3 गुट हैं। एक अपने हिंदू महासभा से कुछ लोग होंगे, कुछ जो है आरएसएस से लोग होंगे, आरएसएस गुट, हिंदू महासभा गुट, भाजपा पार्टी गुट, गुट तो इसमें भी होंगे ना, फिर उद्योगपतियों का गुट, और ये सारे गुट जो हमारे अपने जो महाराज हैं, जो भी आप पद दे दीजिए, बहादुर शाह या जो पद हैं, उनको प्रभावित करेंगे। तो दरबारियों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि दरबारियों के सलाह पे टिका होता है शासन। ठीक है, शासन में दरबारी ही सलाह देते हैं, तो इनकी ही सलाहों पे टिका होता है शासन। तो दरबारियों का रोल होता है, कोर्टियर्स का रोल होता है, और कोर्टियर्स में ही एक पद हुआ करता था आमीर। ये कुलीन थे, जैसे कि फ्यूडल होते थे, पहले के जमाने में होते थे फ्यूडल, सामंत। तो वैसे ही सामंतों की तरह यह एक पद था मुगल दरबार का, आमीर। आपने देखा कि आमीरों की अति सक्रियता, एक्सेस इंटरफेरेंस ऑफ आमीर, ठीक है, एक्सेस इंटरफेरेंस, हम यदि कहें कि डोमिनेंस था इनका,
तो गलत नहीं होगा। और इन आमिरों में जो इनके जो गुट थे, डिफरेंट डिफरेंट गुट, जैसे तुरानी गुट, जैसे ईरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, तो ये जो गुट थे, इन गुटों का भी बहुत बड़ा रोल था। इट मीन्स ग्रुपिंग्स ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं होता है। मैं जब छोटा था, मेरे फादर भी टीचिंग ही कर रहे थे। 1971 से वो ट्यूशन ही पढ़ाते थे, यही ग्रेजुएशन वालों को, हिस्ट्री एंड पोल साइंस। ठीक है, तो 1971 से लेकर 2007 तक, डेथ तक वो पढ़ाते ही रहे। जब हॉस्पिटल में थे तो भी मुझे ब्रिटिश इतिहास पढ़ा रहे थे। मतलब डॉक्टर कह रहा था ये इनका जो है अभी ये बेसुध स्थिति में है, इनका कोमा वाला कंडीशन है, लेकिन वो हमें बिठा के जबरदस्ती इंग्लैंड का जितना वंश है वो सारे वंश रटा रहे थे, पूछ रहे थे फ्रांस का इतिहास। तो उनका एक बहुत अच्छा लाइन मुझे बार बार याद आता है कि बेटा, अक्सर तुम देखते होगे कि लोग कहता होगा हम ग्रुप स्टडी करते हैं। तो ये जो ग्रुप स्टडी होती है ये सच में बहुत अच्छी स्टडी होती है, लेकिन कब तक? जब तक ये ग्रुप स्टडी 2 या 3 लोगों की स्टडी होती है और तीनों सिंसियर होते हैं, तीनों मैच्योर होते हैं, तीनों अनुशासित होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, उनकी स्टडी ग्रुप स्टडी कहलाती है। अदरवाइज इससे अच्छा है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज बेटर देन ग्रुप स्टडी। तो ग्रुप अच्छी बात होती है, बट ग्रुप से कभी कभी फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए आप यदि ग्रुप बनाते हैं तो कोशिश करिएगा कि ग्रुप में सबको मत जोड़ लीजिएगा, ठीक है, या सबके साथ मत जुड़ जाइएगा, अन्यथा वो ग्रुप नहीं रहेगा, वो किसी खास उद्देश्य की ओर लेकर आपको बढ़ जाएगा। और हर ग्रुप में 1-2 ऐसे लोग हो जाते हैं जिनका अपना एक उद्देश्य होता है, अपना पर्पस होता है, तो उस पर्पस का नुकसान सबको झेलना पड़ेगा। तो ग्रुप, इसलिए मेरे किसी भी ग्रुप में कोई बच्चा जुड़ता है तो अनवांटेड बच्चा ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। क्यों? हम 100% डोमिनेंस फॉलो करते हैं ग्रुप में। ना तो कोई एक्स्ट्रा कोई मैसेज आता होगा आपको, एडमिन ही एडमिन होता है, ऐसा हम जान के करते हैं ताकि ग्रुप का मिसयूज ना हो, मिसगाइड ना हो। और जिसको पेशेंस है वो रुके, जिसको नहीं पेशेंस है नहीं रुके। सबको रोकना असंभव है, हर व्यक्ति हमसे सहमत हो यह असंभव है, ये मान के ही हम चलते हैं। तो यहां पे इससे क्या हम अब एक्सप्लेनेशन करना चाह रहे हैं। हमने अभी 4 को ही पढ़ा है, बहादुर शाह को, जहांदार शाह को, फर्रुख सियर को, मोहम्मद शाह को, और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी और पढ़ना है, अभी 3-4 शासकों को और पढ़ना है। बीच में 1-2 और जो आए और मर गए, फर्रुख सियर के बाद एक आया था रफीउद्दौला और एक आया था रफीउद्दरजात। ठीक है, रफीउद्दरजात और रफीउद्दौला ये सब अफीमची नशेड़ी थे, तो वो नशेड़ी आए और नशा कर करके मर गए। तो इनसे कोई खास कंक्लूजन नहीं निकलता है। बाकियों के काल में जैसे बहादुर शाह ने आंशिक रूप से हटाया था क्या, जजिया कर को। बहादुर शाह ने राजपूतों से फिर से मित्रता करी थी, चाहे मारवाड़ का अजीत सिंह हो, चाहे वो दूसरे शासक हो, राजस्थान के राजपूतों के साथ अच्छी बिहेव की, जबकि औरंगजेब ने नहीं किया था। जजिया कर को नॉर्मलाइज किया, पूरी तरह समाप्त नहीं किया, लेकिन उसको जो कड़ाई से वसूला जाता था उसमें ढील दी। तो कई तरीके से इसने कोशिश करी स्थिति को नॉर्मल करने की। लेकिन जब जहांदार शाह आए तो जहांदार शाह के साथ जुल्फिकार खान भी आए, और जुल्फिकार खान जो थे वो एक प्रभावशाली आमिर थे, और इन्होंने चूंकि जहांदार को गद्दी पे बिठाया बहादुर शाह के मरने के बाद, जो लड़ाई छिड़ी गद्दी के लिए उन्हीं के बेटों में, तो उसमें जहांदार शाह को बिठाया। तो वो एक मूर्ख था, कठपुतली था, उसके नाम पे सारा शासन जहांदार शाह ही कर रहा था। अब इस जहांदार शाह की हत्या हुई, किसने करवाई? तो वो जो सैयद बंधु थे उसने हत्या करवाई फर्रुख सियर के साथ मिलकर, षड्यंत्र करके जहांदार शाह की हत्या करवा दी सैयद बंधु ने, और उसके बाद फर्रुख सियर को गद्दी पे बिठा दिया। और फर्रुख सियर को गद्दी पे बिठाने के बाद जो बहुत इज्जतदार घराना था वो जो जुल्फिकार खान आमिर का, उसको भी हत्या करवा दी। तो यहां से एक बार देखा जा सकता है कि मुगलों का पतन उत्तरवर्ती मुगल काल में, पोस्ट मुगल पीरियड में, मुगलों के डिक्लाइन की जो स्पीड बढ़ी, उसमें सबसे बड़ा रोल यदि दिखता है तो आमिरों का दिखता है। और आमिरों का 2 तरह का रोल दिखता है। कैसा कैसा?
एक अपने पपेट को, पपेट समझते हैं ना, हर एक गुट जो आमिर का था अपने पपेट को मुगल की गद्दी पर बिठाने की जो इनकी होड़ थी। तुरानी चाहते थे कि इनका पपेट बैठे, ईरानी चाहते थे इनका पपेट बैठे, हिंदुस्तानी गुट चाहता था इनका पपेट बैठे। तो अपने पपेट को क्यों बिठाना चाहते थे ये, अपने कठपुतली को क्यों बिठाना चाहते थे गद्दी पर, ताकि इनका डोमिनेंस हो। एक्चुअल में ये क्या करना चाहते थे, पर्दे के पीछे से शासन करना चाहते थे। ठीक है, पर्दे के पीछे से आमिरों में शासन के नेतृत्व करने की जो भूख थी, उसने राजगद्दी को षड्यंत्र का अड्डा बना दिया, राज दरबार को षड्यंत्र का अड्डा बना दिया, और षड्यंत्र की प्रतिस्पर्धा ने मुगलों को डुबा दिया। षड्यंत्र में भी षड्यंत्र की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई, कंपटीशन। ठीक है, षड्यंत्र में भी कंपटीशन था कि कौन बढ़िया षड्यंत्र करता है। और इनमें से कुछ कैरेक्टर जो थे, जैसे बंधु, सैयद बंधु, जैसे जुल्फिकार खान, इसके साथ जुल्फिकार खान, इसके साथ सैयद बंधु, फिर इसके साथ निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क, और निजामुल मुल्क के बाद फिर निजामुल मुल्क के बाद फिर जो उसके बाद यहां से क्षेत्रीय, यहीं से जो 565 देसी नरेश आप सुनते हैं, देसी राज्यों का उदय सुनते हैं ब्रिटिश टाइम पे, आप रटते होंगे कभी कि 565 देसी राज्य थे। तो इन देसी स्वायत्त स्वतंत्र राज्यों का उद्भव और विकास जो प्रारंभ हुआ, वो यहीं से प्रारंभ होता हुआ दिखता है। और ये इसकी सहमति से हो रहा था, मोहम्मद शाह की सहमति से हुआ। जो हैदराबाद निजामुल मुल्क ने बनाया, ठीक है, हैदराबाद जो निजामुल मुल्क ने बनाया, उसका ही नाम एक और था, चिकलुंज का खान, क्या नाम था, तो वो उसी का नाम था, निजामुल मुल्क का। इसी तरीके से फिर अवध, इसी तरीके से फिर बंगाल। तो कई सारे क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्यों का उद्भव रंगीला के टाइम पे हो गया। रंगीला इसलिए कहते थे क्योंकि अपने अंतःपुर में, अपने हरम में हिजरों को लाके उसके नृत्य संगीत में डूबा हुआ अय्यास था। ये भी ठरकी, ये इतना डरपोक था, कायर था, सक्की टाइप का था, फट्टू था, एकदम निडर, एकदम डरपोक व्यक्ति था। ये भी, इसके पास अपना कोई बुद्धि नहीं था। तो जब अपना सोना ही खराब हो, यदुनाथ सरकार ने एक कमेंट लिखा था मुगलों के पतन को लेकर के, कि जब सोने में ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करे। मतलब जब जब राज जो नेतृत्व है मुगलों का, नेतृत्व में ही जंग लग गया। ये यदुनाथ सरकार का डायलॉग याद रखना कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो फिर लोहा क्या करेगा। गोल्ड, जनरली गोल्ड जाना जाता है कि गोल्ड में कभी भी रस्टिंग नहीं होती। इट मींस गोल्ड गोल्ड है, सबसे प्योर है। तो ये जो मुद्दा है, इस पे याद रखिएगा, यदुनाथ सरकार, जो भी हम कमेंट करने के लिए आपको समझाते हैं ना, ये कोट भी याद रखिएगा। 2-3 कमेंट हमने बताया है आपको, ठीक है। शुरुआत में कुछ इतिहासकारों के नाम बताए थे कि जो 2 गुट था, एक गुट मानता है कि औरंगजेब जिम्मेदार था, और दूसरा गुट मानता है कि केवल औरंगजेब नहीं, बाबर के समय से ही गलतियां होती आई थी। आप जब मुगलों का पतन लिखेंगे तो इन सारे फैक्ट से आपके आंसर भरे पड़े होने चाहिए। इन सब के नामों का जिक्र होना चाहिए कि किसके टाइम पे आपको क्या लगता है कि क्या गलती हुई। मैं यदि आंसर लिखूंगा मुगलों के पतन का, तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से एक टॉपिक, एक पॉइंट डील करूंगा। क्या? उत्तराधिकार का युद्ध, उसमें एग्जाम्पल दूंगा मैं कि उत्तराधिकार का युद्ध भी एक कारण था मुगलों के पतन का। दूसरा पॉइंट वहां से शुरू करूंगा, यदि मुझे उत्तराधिकार का युद्ध लिखना है, उस पॉइंट को डील करना है, तो मैं बाबर से शुरू करूंगा। बताया था ना मैंने आपको, जब बाबर बीमार पड़ा, बूढ़ा हुआ, डेथ के कगार पे आया, देन बाबर को अनाउंस करना चाहिए था कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। बट नहीं, बाबर को बड़े बेटे में खोट दिखा और छोटा उसको डायमंड लगा, हीरा। तो छोटा हुमायूं को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो आग तो बाप ही लगा के गया ना, बीज तो बाप ही, बाबर ही रोप के गया। तुम यदि बड़े बेटों के सामने सारा नाग बैठा रहे और जो ढोरवा सांप होता है उसकी तुम पूजा करोगे, तो नाग के कलेजे पे भी नाग लौटेगा। फिर उसको बुरा नहीं लगेगा नाग को कि हम नाग बैठे हुए हैं और ढोरवा की आरती उतारी जा रही है। जब बड़ा बेटा 3-3 खड़ा है तो बाप फिर भी जो है सिर्फ इस दम पे की प्रॉपर्टी हमने खड़ी की है, बाबर, मैं हुमायूं को बना रहा हूं उत्तराधिकारी। तो बेटा जो तुम बड़े पैदे किए हो, 3 कामरान, हंदाल, अस्करी, उसको क्या करोगे?
उसको तुम अपने से बांट देते कि नहीं हम अपने साम्राज्य को 4 भाग में बांटते हैं और एक भाग रहेगा हुमायूं का यहां वाला और बाकी भाग तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, ये करके वो नहीं गए। अब छोटा भाई होके बड़के को खैरात दे रहा है कि ठीक है भैया, पप्पा तो हमको राजा बना के चले गए, आप ऐसा करिए, आप काबुल देख लीजिए, आप खुरासान देख लीजिए, आप उधर लाहौर साइड देख लीजिए, हम इधर देखते हैं भैया, दिल्ली विल्ली, यानी जो मलाई है भैया हम खा लेते हैं और बाकी जो मतलब रूखा सूखा है वो आप ले लीजिए। तो लड़ाई वहीं से शुरू हो गई एक तरीके से। हुमायूं की जो गद्दी थी जो अनस्टेबल हो गया, मुगल जो बाबर स्थापित करके गया था वो मुगल डमाडोल हो गई थी, रीस्टैब्लिश करना पड़ा हुमायूं को, वो कहीं ना कहीं उत्तराधिकार के युद्ध का ही परिणाम था। तो दोस्त था, उत्तराधिकार नियम में दोस्त था, और उसी दोस्त के कारण चाहे वो हुमायूं के बाद सॉरी हुमायूं वाले केस में हो या फिर शाहजहां के केस में भी आप देखिए ना, शाहजहां दारा सिकोह को राजा बनाना चाहता था, औरंगजेब को स्वीकार नहीं था, तो दारा सिकोह भी मारा गया और शाहजहां को भी पीट पीट के जेल में अधमरा कर दिया। शाहजहां भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो शाहजहां को जेल में डाल दिया गया। तो वहां पे भी उत्तराधिकार का नियम में थोड़ा खोट दिखता है, दोष दिखता है। और एक बार जब औरंगजेब चले गए तब तो ये उत्तराधिकार का नियम ही बदल गया। मतलब अब आमिरों में से जिस जिस जो आमिर प्रभावशाली था वो जिसको चाह रहा था उसको बना रहा था, और जो मुगलों के खून के थे, मुगलों के वंशज थे, वो इन आमिरों पे डिपेंड थे कि हमको गद्दी पे बिठाइए तो हमको गद्दी पे बिठाइए, हम बनेंगे गद्दी पे तो आपको ही सब कुछ बना देंगे। चाहे जहांदार शाह हो, जुल्फिकार खान ने जहांदार शाह को यूज किया, जहांदार शाह को गद्दी दे दी, वो दारू और अपने मस्ती में यासी में था और जुल्फिकार खान ओरिजिनल मुगल बादशाह बना बैठा था वजीर बन के। उसकी मर्डर हो, उसका हत्या हुआ, जहांदार शाह मरा, फर्रुख सियर को सैयद बंधुओं ने बिठाया, एक भाई सेनापति बन गया मीर बख्शी और दूसरा भाई वजीर बन गया, खुद ही डिसीजन ले रहा था और खुद ही अटैक कर रहा था, कहीं भी मुगलों के नाम पे सारे डिसीजन दोनों भाई ले रहा था, और एक दो आमिर और हिंदुस्तानी गुटका था उसको साथ दे रहा था। किसी को भी बुरा लगेगा, मैं यदि तुमने बिठा दिया मुझे गद्दी पे और मैंने तुमको बदले में वजीर बना दिया, तो तुमको पद तो दे दिया वजीर का, एक को बना दिया सेनापति, लेकिन मैं यदि मुगल बादशाह बना हूं तो मेरी अपनी भी तो कुछ पहचान होनी चाहिए। लेकिन फट्टू था वो, डरपोक, कायर था फर्रुख सियर, इसके सामने जुबान नहीं खुलती थी इन दोनों भाइयों के सामने। और जैसे ही दोनों भाई बाहर जाते थे तो ये फरा फरफर करता था कि ये दोनों बहुत बनता है, यानी षड्यंत्र करता था। भाई जिसने तुमको गद्दी पे बैठाया वो इतना पावरफुल तो है ही कि तुम्हारे षड्यंत्र को जान लेगा। जब पता चला दोनों भाई को कि षड्यंत्र कर रहा है, निपटा दिया, मर गया फर्रुख सियर। फर्रुख सियर मर गया तो फिर दो तीन को ट्राई किया बिठा के, एक रफीउद्दौला को, एक रफीउद्दरजात को, ये दोनों भी नशेरी थे, कम उम्र के थे, राजा बनने का जो होता है ना, कोई कोई को पचता नहीं है, ठीक है, घी नहीं पचता है, तो वही वाली बात है, इनको पचा नहीं और ये ज्यादा नशा किया, मर गया। फिर मोहम्मद सा रंगीला आया, ये रंगीला बस हिजड़ों का डांस देखने में ज्यादा व्यस्त रहता था, शासन और शासन व्यवस्था से कोई खास लेना देना नहीं था। ऐसे में जो इसका दिल जीत ले, जो दो तीन नए टाइप का डांसर लाके दे दिया उसी की बात मान ले, ऐसी हालत थी इसकी। लेकिन चालाक था। चालाक कैसे था? सबसे पहले तो इसने इसके टाइम पे निजामुल मुल्क को थोड़ा पावरफुल बनाया, और जो सैयद बंधु था, इसको पता था कि यदि सैयद बंधु जिंदा रहेगा तो मेरी हालत भी फर्रुख सियर या रफीउद्दौला या रफीउद्दरजात वाली हो जाएगी, इससे पहले कि वो हमको निपटाए हम उसको निपटा देते हैं। इसी को मत्स्य न्याय कहते हैं एकदम, ठीक है, बड़ी मछली छोटी मछली। तो सैयद बंधुओं को मरवा दिया, सैयद बंधुओं को मरवा दिया निजामुल मुल्क के साथ मिलकर। तो अब मोहम्मद शाह स्वतंत्र हो गया कि इसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं होगा। लेकिन एक बार मोहम्मद शाह को लगने लगा कि कहीं निजामुल मुल्क ना हमको निपटा दे। निजामुल मुल्क एक वफादार इंसान था, बहुत वफादार, बिल्कुल कटप्पा टाइप। तो निजामुल मुल्क को लगा कि यदि महाराज को ऐसा डर है कि हम उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, तो महाराज सीधा जाके बोल दिया। ये बहुत अच्छा होता है कि पीठ पीछे कुछ करने से अच्छा है कि पहले बात कर लो। सीधा जाके बात कर लिया निजामुल मुल्क जाके मोहम्मद शाह से कि बादशाह सलामत की जय हो। यदि बादशाह को ऐसा लगता है कि मेरे यहां होने से षड्यंत्र होगा, तो बादशाह से एक दरख्वास्त है कि हमें दक्कन की तरफ जो 6 रियासत दिया गया था, उन रियासतों में से एक स्वतंत्र छोटा सा राज्य बनाने का आदेश दिया जाए। और बदले में उपहार उपहार लाया होगा, एक दो बढ़िया टाइप का ले आया होगा नचनिया, खुश हो गया मोहम्मद रंगीला, कोई बात नहीं, आदेश है,
समंदर से एक बूंद पानी निकला तो क्या जाएगा। बहुत बड़ा मुगल साम्राज्य था, दे दिया हैदराबाद बनाने, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद बना लिया। अब एक को जब मिल गया तो दूसरे भी आने लगे, बंगाल की तरफ से वो अली मर्दान भी आ गए, ठीक है, उन्होंने भी मुर्शीद कुली खान अली मर्दान नहीं, मुर्शीद कुली खां आए और उनको भी वैसे ही आजादी मिली कि जाओ भाई तुम स्वायत्त सत्ता स्वतंत्र राज्य बनाओ। अवध की तरफ से आया, उसको भी स्वतंत्र सत्ता मिल गया। तो कई सारे भरतपुर, मथुरा, अवध, हैदराबाद, बंगाल, ये जो क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्य बनते चले गए, ये इस मोहम्मद साहब शाह का निकम्मापन था। खुद में ताकत नहीं थी संभालने की, खुद में ये बिजी था नाच गाने और मस्ती में, तो फिर इसके कारण ये होने लगा। ऐसे समय में देखो, अवध को इसी ने बनाया क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्य, और उसी अवध के नवाब ने नादिर शाह को कह के दिल्ली में कत्लेआम मचवाया था। बाद में हम बताए थे ना कल, नादिर शाह को डिटेल में बताए थे। तो जो स्टोरी हमने पढ़ी, उस स्टोरी की को मतने के बाद जो स्टेटमेंट दिमाग में आएगा ना, वही हमारे आंसर्स को अच्छा करेगा। 2 पॉइंट बहुत बेहतर लिख पाओगे आप पतन में, एक आमिरों का षड्यंत्र, और दूसरा उत्तराधिकार, योग्य उत्तराधिकार का अभाव तथा उत्तराधिकार के नियम में दोष। उत्तराधिकार के नियम का सही तरीके से पालन नहीं हो पाना फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। बाबर से ही शुरू हुआ गलती, और कई बार देखने को मिला कि उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ है, चाहे बाबर व हुमायूं के टाइम पे हो या औरंगजेब के टाइम हो, और उसके बाद तो हमेशा ही वही होता है। आगे आते हैं। आज आमिर वाला केस तो समझ लिए, मोहम्मद शाह रंगीला तक देख लिए थे। उसके बाद हमने कहा था मोहम्मद शाह रंगीला 48 तक था, याद है ना, 1748 तक था। नादिर शाह का अटैक 1739 में हुआ था, और नादिर शाह के साथ जो युद्ध हुआ था मुगल का, वो हुआ था कहां? बाबर का पानीपत में हुआ था, बट नादिर शाह वाला युद्ध यही बगल में करनाल में हुआ था, यही जहां हमें यहाँ पास में करनाल, तो करनाल में हुआ था, पास में करनाल बाईपास है मुखर्जी नगर के पास, तो करनाल में ही हुआ था। अब हम आगे देख रहे हैं कि 48 में 48 में 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह जो रंगीला थे, उनका डेथ हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और मोहम्मद शाह के बाद आए अहमद शाह। यह अब्दाली नहीं है, यह अहमद शाह उसी के परिवार से है, मुगल परिवार से। अहमद शाह 1748 में बैठे, 17 नहीं, हाँ 1748, सॉरी 1748 में बैठे और 1754 तक रहे। अब इनके टाइम पे क्या हुआ, ये उतने ज्यादा प्रसिद्ध शासक नहीं है, इनके टाइम पे ज्यादा घटनाएं नहीं घटी, ज्यादा दिन तो रहे नहीं, 8 7 15 6 साल रहे, 6 वर्ष। और इस 6 वर्ष में ऑलरेडी जो दरबार था मुगलों का, वो बुरी तरह से क्या बन चुका था, षड्यंत्र का अड्डा। नादिर शाह लूट के गया तो खजाना में भी उतना दम नहीं था, और जब सामने वाले को पता चल जाता है ना कि आप में दम नहीं है, तो फिर वो आपको लोलना शुरू करता है, यानी आपकी फिर वैसी इज्जत नहीं रह जाती जैसी इज्जत होनी चाहिए, ठीक है। तो अहमद शाह ने अवध के जो सूबेदार थे उसको बदल दिया। अवध का सूबेदार सफदरजंग जो था, बदल नहीं दिया, सफदरजंग था, उसको वजीर बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवध का जो सूबेदार था, एक हैदराबाद का सूबेदार था, वो निजामुल मुल्क उस समय, अवध का सूबेदार था, ये अहमद शाह के मित्र थे, और इसका नाम था सफदरजंग। सफदरजंग दिल्ली में एक अस्पताल भी है, इसको वजीर बनाया। वजीर का मतलब प्राइम मिनिस्टर, और मीर बख्श का मतलब सेनापति। तो अपना जो प्रधानमंत्री था, किसको बनाया इसने? सफदरजंग को। और कौन था सफदरजंग? अवध का सूबेदार था। और दो काम किया, एक तो उसको अपना वजीर बनाया, एक और काम किया, हिजरों के सरदार थे। देखो, मुगल सेना के पहले भी, सल्तनत काल में भी, सेना में हिजरों को एक जगह मिली हुई थी। खास करके जो अलाउद्दीन खिलजी था, वो तो एक हमेशा एक बहुत ही योग्य एक हिजरा था, जो उसकी सेना में बहुत ताकतवर स्थान रखता था। तो वैसे ही हिजरों के सरदार थे जावेद खां, इसको नावेद, जावेद खां को याद रखिएगा,
इसके मतलब जो मुगल शासक मोहम्मद शाह हैं, उसके बाद एक पूरा ग्रुप था जो हिजरों का ग्रुप था। उस ग्रुप ने एक्टिव तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और इसके जो सरदार थे, सरदार, इन्होंने भी अपना एक ग्रुप बनाया, और इनके सरदार का नाम था जावेद खां। ठीक है, जावेद खां इतने प्रभावशाली हो गए मोहम्मद शाह के बाद कि इनको भी उपाधि देनी पड़ी कि आप नवाब बहादुर पद पे हैं। तो याद रखना, अहमद शाह के टाइम पे नवाब बहादुर एक पद सृजित किया गया था पहले से पद, लेकिन इस पद पे प्रायः जो है प्रभावशाली मुस्लिम बैठा करते थे। लेकिन पहली बार जो थर्ड जेंडर था, उस थर्ड जेंडर को एक स्पेशल उपाधि से सम्मानित किया गया, नवाब बहादुर शाह। इससे पहले जो थर्ड जेंडर थे मुगलों में, उनका काम था हरम में स्त्रियों की देखभाल करना, और हरम में एंटरटेनमेंट करते थे वो महाराज का, जैसा कि मोहम्मद शाह नाच गाना देखते रहते थे, रंगीला बादशाह। उनको बड़ा लगाव था। जो हिजरों की संख्या बढ़ाई मुगल दरबार में, वो मोहम्मद शाह ने बढ़ाई। आगे चलकर इन हिजरों ने भी अपना एक गुट बनाया, और उस गुट के को लीड कर रहे थे जावेद खां, और इतना प्रभावशाली थे कि अहमद शाह को उसको क्या करना पड़ा, अपना नवाब बहादुर की उपाधि देनी पड़ी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस समय दिल्ली के गद्दी पर अहमद शाह शासन कर रहे थे, उसी समय नादिर शाह का जो उत्तराधिकारी था, याद है ना आपको, अहमद शाह अब्दाली, उसने 5 बार लगातार 5 बार आक्रमण किए। देखो, यहां भी अहमद, वहां भी अहमद, इधर अहमद, इधर वाला अहमद बिल्कुल वो टाइप अहमद, ताकत नहीं इसमें, कमजोर मुगल शासक। और दूसरा जो उधर अहमद शाह अब्दाली था, वो एक महान वॉरियर, एक बहुत अच्छे शक्तिशाली। हम बताते हैं आपको, अहमद शाह होगा या आदिल शाह होगा। जिसको आप आदिल शाह कह रहे हैं, आदिल शाह जो कह रहे हैं, वो एक अलग नाम है, हम उस पर चर्चा करेंगे आपसे। इनका नाम अहमद शाह था। ठीक है, अहमद शाह के टाइम पे अब्दाली ने कुल 5 बार आक्रमण किया, याद रखिएगा। ठीक है, आदिल शाह अलग शासक थे, हमने पहले आदिल शाह पे बात कर ली है, शायद आप भूल रहे हैं। आदिल शाह एक अलग शासक थे, हम उस पर चर्चा करेंगे बाद में। तो यह अहमद शाह नाम था इनका। और अहमद शाह के समय राजमाता उधम बाई के नाम से एक प्रसिद्ध महिला प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रही थी, उसे बिलाए आलम कहा गया। यदि कहा जाए कि बिलाए आलम के नाम से कौन जानी जाती थी, बिलाए आलम, एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक देखो किसका किसका योगदान बढ़ गया। हिजरों का सरदार था जावेद खां, इनका भी रिस्पेक्ट बढ़ा। ठीक है, अवध के सूबेदार थे, वजीर बन गए सफदरजंग। ठीक है, और बिलाए आलम के नाम से एक लेडी थी, राजमाता उधम बाई, याद रखना, राजमाता उधम बाई नाम था उनका, उधम बाई। और उधम बाई एडमिनिस्ट्रेशन में काफी आगे थी, प्रशासनिक क्षेत्र में काफी आगे थी, और अहमद शाह पर बहुत तगड़ा प्रभाव था उसका। और महिला, ये जो महिला थी मुगलों में, जो बहुत कई ऐसी महिलाएं हुई, जैसे नूरजहां थी, उनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव, महामनगा थी, महामनगा हो गई, नूरजहां हो गई, जोधाबाई हो गई, ये सब प्रशासनिक, मुगल काल के प्रशासनिक कार्यों में इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। उत्तर मुगल काल की ये ताकतवर महिला थी, इसका नाम था बिलाए आलम। बिलाए आलम जो थी, ये राजमाता थी, राजमाता थी मुगल की उस समय, उधमबाई नाम था। ठीक है, याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय के लिए सफदरजंग को हटा करके मुगल साम्राज्य का वजीर, मराठा का एक योद्धा भी बना, मल्हार राव। मल्हार राव खुद नहीं बना, उसने एक तुरानी था, उसका नाम था इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क जो थे, तुरानी आमिर थे, उसको मराठों ने सफदरजंग को हटा दिया षड्यंत्र करके। और कुछ समय के लिए देखो, मराठों का भी हस्तक्षेप था मुगलों के अंदर। प्रधानमंत्री के पद पे कौन बैठेगा, इसमें अब मराठे तय करने लगे। पहले घर वाला तय करता था कि अंदर क्या होगा, अब बाहर वाले भी इंटरफेयर करने लगे। मराठा ने उसको हटाया, सफदरजंग को अपदस्थ करा दिया षड्यंत्र करके, और फिर इदामुल मुल्क को बिठा दिया। मराठा इतने ताकतवर हो गए
मराठा इतने ताकतवर हो गए कि इन्हीं मराठाओं ने 2 जून 1754 को, आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मुगल शासक के काल में मराठा इतने ताकतवर हो गए कि मराठा किंग मेकर बन गए, किंग मेकर ऑफ मुगल एम्पायर कब बने, किसके शासनकाल में मराठा किंग मेकर ऑफ मुगल एम्पायर बने, तो यही है अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह के काल में मराठा किंग मेकर बन गए और अहमद शाह को गद्दी से हटा के, अहमद शाह को 2 जून को गद्दी से हटा के वजीर जो इमादुल मुल्क थे उसकी मदद से, क्योंकि जो मुल्क था ना वो इमादुल मुल्क जो था, वो जो वजीर था वो मराठों की कठपुतली था, यानी मराठा के इशारे पे नाचते थे और वजीर के अंडर में सारा पावर होता है। वजीर ने अपने हिसाब से मीर बख्शी भी बना लिया, सेनापति भी किसका, इमादुल मुल्क का, और इमादुल मुल्क किसका, मराठों का। तो मराठे ने इशारा किया इमादुल मुल्क को तो निपटा दिए गए। कौन निपटा दिए गए, यही अहमद शाह। अहमद शाह को गद्दी से हटाया गया और उसकी जगह बिठाया गया अजीजुद्दीन को। अजीमुद्दीन जब बैठा तो आलमगीर द्वितीय के नाम से बैठा। तो 1754 में 1774 में अजीमुद्दीन, कहीं पर अब अजीमुद्दीन लिखा हुआ है और कहीं कहीं किताबों में अजीजुद्दीन लिखा हुआ है, ये आलमगीर द्वितीय के नाम से बैठे, आलमगीर सेकंड के नाम से बैठा। देखो इन सबों में उतना दम नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट। शुरुआत के जो तुमने देखे ना, वो जो लंपट और घृणित कायर और रंगीला, इन तीनों का बहुत ज्यादा नाम है। ठीक है, तो 1754 में ये गद्दी पर बैठे, 1754 से ये गद्दी पर बैठे, ज्यादा दिन नहीं बैठ पाए। मराठे का ये कठपुतली 1754 में गद्दी पर बैठा और 1759 तक रहा, यानी कि 5 साल तक। 5 ईयर प्लान का ये आदमी था और ये मराठों की कठपुतली था, याद रखना, मराठों की कठपुतली, यानी मुगल दरबार पे एज ए कठपुतली बैठा कौन, मराठों की कठपुतली कौन, अजीमुद्दीन या फिर आलमगीर द्वितीय, मराठों की कठपुतली। और इसको बिठाया कौन गद्दी पर, मराठों ने, किसकी मदद से, जो इजामुद्दौला था, इजामुल मुल्क बोलते हैं, इजाद मुल्क वजीर के दम पर ये बैठा गद्दी पर। ये पूरी तरह से वजीर के अंडर था, वजीर के इशारे पे नाचता था और वजीर जो कहे वही करता था। और अंत में उसी वजीर ने जब ये अपनी मनमानी करने लगा, जब तक इमाद मुल्क की बात मानता रहा तब तक जिंदा रहा। जैसे ही इसकी बात की अवहेलना शुरू की आलमगीर ने, इसकी हत्या हो गई। हत्या किसने कराई, याद रहे, वजीर हत्या कराने में एक्सपर्ट होते हैं, शुरू से देखते आए हो। किसने हत्या कराई, वजीर ने। किसकी हत्या कराई, मुगल बादशाह की। कब निपटा दिया इसने, निपटा दिया 1759 में। ज्यादातर मुगल बादशाहों की आपको क्या देखने को मिल रही है, हत्या हो गई। और हत्या करवाने में किसका रोल दिख रहा है, वजीरों का, वजीर का ही रोल दिख रहा है। यानी वजीर पद जो था ना, वो पद भी मुगलों के पतन के लिए एक तरह से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था, कि कोई योग्य वजीर नहीं मिला, योग्य योग्य उत्तराधिकारी ना मिले तो कोई बात ना हो, लेकिन यदि योग्य वजीर मिल जाए तो भी बड़ी बात होती है। तो योग्य वजीर भी नहीं मिला कोई। और इसने आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, अली गौहर आया इसके बाद, यानी कि 1759 में हत्या हुई अजीमुद्दीन की, आलमगीर की। उसके काल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, बस यही एक घटना घटी, उसकी हत्या हुई। ये बहुत बड़ा कांड था। और 29 नवंबर को ये गुजर लिए, 29 नवंबर को मरे। और उसके मरते ही अली गौहर, एक राजकुमार थे अली गौहर, और अली गौहर ने अपना नाम क्या रखा, अली गौहर ने शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। तो जिस अली गौहर को आप जानते हो वो शाह आलम द्वितीय, ये वही हैं जिसको आप बक्सर के युद्ध में बड़ी उम्मीद रही होगी आपको। अली गौहर जो है शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पे बैठे, और ये वही शाह आलम द्वितीय हैं जिन्होंने बक्सर के युद्ध में सामना किया था। ठीक है, किसका सामना किया था, वही हेक्टर मुनरो का सामना किया था इस नपुंसक इंसान ने। कहां से जीतेगा, हेक्टर मुनरो पूरी तरह ट्रेन आदमी, और ये कठपुतली भारे की सरकार,
बारह की सरकार। ये अली गौहर को गद्दी पे बिठाया किसने था? गॉड फादर ऑफ अली गौहर कौन? गॉड फादर ऑफ अली गौहर, गॉड, इसका भी गॉड फादर यही था, इसका भी गॉड फादर यही था। इमाद मुल मुल्क ने बिठाया था अली गौहर को। शाह आलम द्वितीय के नाम से ये मुगल सम्राट बने थे और इसी के काल में बक्सर का युद्ध हुआ। बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसकी बेइज्जती। यहां से मुगलों की पतन नहीं कही है, यहां से मुगलों की बेइज्जती प्रारंभ हुई। ये वो अभागा है, करमजला करम फूटा शासक, जिसने मुगलों की बेइज्जती शुरू की। इसको कोई जरूरत नहीं था क्या कि ये जाके क्या करे, फाइट करे बक्सर के युद्ध में। एक साधारण सा सूबेदार मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास आता है और सुजाउद्दौला को ऑफर करता है कि चलो हम अंग्रेज से लड़ते हैं ताकि बंगाल से ही उसको खदेड़ दें। बहुत सही बात थी। सुजाउद्दौला और मीर कासिम दोनों मिल करके अंग्रेज से लड़ने जा रहे थे, लेकिन उसी सुजाउद्दौला ने शाह आलम द्वितीय को इसमें एंगेज कर लिया। दुनिया तो इसी को थूकती है, लेकिन मेन विलन ये था। इमादुल मुल्क सारे डिसीजन लेता था भाई, ये नाम मात्र का था। ये जैसे ये क्या था, नाम मात्र का, ओनली फॉर नाम मात्र का बादशाह था। ये भी क्या था, नाम मात्र का बादशाह था। डिसीजन कौन लेते थे? दुनिया समझ रही है कि शाह आलम, आप जो बच्चा नहीं जानता हिस्ट्री उसको लगा है शाह आलम जो है ना शासक, दिल्ली का मुगल सम्राट, उसकी गलती थी कि वो बक्सर के युद्ध में हार गया। उसको तो कब टट्टी करना है इसका भी ये खुद डिसीजन नहीं ले पाता था। यही तय करते थे वजीर साहब कि महाराज की जय हो, आपके सुसु पट्टी का वक्त हो गया है। वो कहना चाहते तभी प्रेशर नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं महाराज, तंबाकू लीजिए और जाइए। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि शाह आलम द्वितीय नाम मात्र का शासक था, ठीक है, नाम मात्र का शासक था। यानी अली गौहर जो था राजकुमार, ये सब बच्चा था, इसको बना दिया शासक, नाम मात्र का। और असल में वजीर सब कुछ कर रहा था। और वजीर कौन था? इमादुल मुल्क। और इमादुल मुल्क जो था, और जो आमिर थे मराठे थे, ये तय कर रहे थे क्या करना है। मराठे की कठपुतली था इमादुल मुल्क। तो मराठों ने इसकी बेइज्जती कराई। मराठों ने जानबूझ के इसको, कुएं में धकेलना वाली बात नहीं होती, बेइज्जती कराने वाली बात होती। शाह आलम द्वितीय 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए बक्सर के युद्ध में भाग लेते हैं और बक्सर के युद्ध में बुरी तरह से हार जाते हैं। जब हार जाते हैं बक्सर के युद्ध में तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद की संधि करती है। इलाहाबाद की संधि करने के बाद अंग्रेजों को पता चलता है अंदर की बात। क्या पता चलता है? कि ये नाम मात्र का कठपुतली है। यदि इसको इंप्रेस कर लिया जाए, इसको इंप्रेस कर लिया जाए और इंटरनल पॉलिटिक्स में घुस जाया जाए। कई सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आता है, जो हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं है, वो जब पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध तो उसको एक चीज का कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? कि सर जब हार गया था मुगल शासक तो अंग्रेज उसको करा और इलाहाबाद गिफ्ट में काहे दिया? अंग्रेज उसको बहुत ज्यादा हर्जाना रुपया क्यों दिया? क्यों उसको सम्मानित किया? अंग्रेज को पता था। अंग्रेज इसलिए सम्मानित किया, इसलिए उसको उल्टा करा और इलाहाबाद दिया कि मुगल शासक जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती ना, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती है, उसको चांदी के जूते से मारना चाहिए। यह अंग्रेजों को पता था, चांदी के जूते से मारना चाहिए। मतलब इसको एहसास कराया मुगल शासक को कि हम आपके प्रिय हैं, ताकि मुगल दरबार के अंदर पहुंच सके अंग्रेज। और एक बार अंग्रेज जब मुगल दरबार के अंदर पहुंच गए तो उसके लिए बहुत आसान था इस वजीर को मेंटेन करना, लालच देके। वजीर तो लालची था ही। वजीर जानता था कि हम जीवन में कभी नवाब, ये मुगल सम्राट तो बनेंगे नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में मुगलों का खून तो है नहीं, हम ना तो जायज हैं मुगलों के ना नाजायज हैं। कैसे दावा करेंगे कि हमारे शरीर में मुगलों का खून है तो हम सम्राट, सम्राट तो इन्हीं इन्हीं में से कोई बनेगा जो मुगलों की पैदाइश है, हम तो है नहीं। तो हमें धन ज्यादा कमाना चाहिए और वो धन का लालच देने के लिए अंग्रेज आंतरिक दरबार का एक हिस्सा बनना चाहते थे। और दरबार का हिस्सा आप कब बनेंगे? आपके फैमिली के साथ कब बैठेगा कोई? जब आपकी फैमिली से दोस्ती रखेगा। ये नीति थी, ये बहुत बड़ी कूटनीति थी अंग्रेजों की। और उसने जानबूझ के क्या किया? अंग्रेज जानबूझ के
उससे फ्रेंडली रिलेशन रखा ताकि दरबारी राजनीति में वो इंटरफेयर कर सके, और दरबारी राजनीति में इंटरफेयर करके मुगल बादशाह इसके बाद जो बनेगा वो भी एक स्टेक होल्डर बन जाए कि अगला कौन बनेगा। यहीं से वो सिस्टम शुरू किया। और एक बच्चा जो कमेंट में लिख रहे हैं कि पेंशन याफ्ता बन गए, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। यहां से उन्होंने शुरू कर दिया, बक्सर का जो इलाहाबाद का संधि था बक्सर के युद्ध के बाद, यहां से मजबूर कर दिया उसको पेंशन पे टिके रहने का, क्योंकि अवध क्षेत्र भी अब उसका हो गया, उधर मराठे भी स्वतंत्र थे, हैदराबाद यानी मुगल साम्राज्य सिकुड़ गया, बहुत छोटा हो गया। और ऑलरेडी जो नादिर शाह लूट के गया था तब से खजाना भी क्या हो गया, खाली हो गया, तो वजन नहीं रहा मुगल सम्राट में, उतना पावर नहीं रहा, उतना दम नहीं रहा। और यहीं से शुरू होती है पतन की कहानी। बहुत ज्यादा फिसलन बढ़ गया। अब क्या हो गया, 1800, ये देखो 1765 में वो घटना घटी, और 1772 में 1772 में मराठा सरदार एक थे महादजी सिंधिया, इन्होंने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सम्राट के सिंहासन पर बिठा दिया। 72 में 1772 के पहले अंग्रेज ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब दो लोगों के बीच खींचतान होने लगी, एक तरफ अंग्रेज और दूसरे तरफ मराठा। दुनिया देख रही है कि 1765 के बाद शाह आलम पेंशन भोगी हो गए इलाहाबाद की संधि के, लेकिन इन रियलिटी क्या था, 1765 के बाद शाह आलम एक कठपुतलियों का खेल था ना, कि ये मान लो कठपुतली है तो इसके कंट्रोल के लिए लड़ाई चल गई। इधर एक आदमी रस्सी खींच रहा, इधर एक आदमी रस्सी खींच रहा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये मराठा है। मराठा कह रहा कठपुतली मेरा है, छोर छोर मेरा कठपुतली, हम नचाएंगे। और गलती से ये धागा काट दिया था ईआईसी ने 1765 के युद्ध में। मराठों ने साथ नहीं दिया इसको, शाह आलम को। यदि साथ देता तो मराठे भी हार जाते, तो मराठा इससे पहले कि हारते वो अलग रहे तो नियंत्रण किसका था, तो 65 से 72 तक नियंत्रण रहा अंग्रेजों का उस पर। किस पर, यही कठपुतली पर, शाह आलम द्वितीय पर। 72 में 1772 में मराठा सरदार ने वहां जितने भी दरबार में अंग्रेज के चमचे थे उन सब की हत्या करवाई और कईयों को बंदी बनाया, और महाराज को कहा कि आप पेंशन भोगी नहीं, आप सम्राट हैं, स्वतंत्र घोषित कीजिए। देन 1772 में सम्राट जो है मना कर दिया पेंशन लेने से और अपना स्वतंत्र साम्राज्य फिर से स्टैब्लिश किया मराठों के दम पे। तो अंग्रेज को यहीं पे लगने लगा कि मराठा शक्ति को जब तक नहीं दबाएंगे तो मुगल सम्राट हमारे अंदर नहीं रहेगा, और मुगल सम्राट हमारे अंदर नहीं रहेगा तो फिर जो बंगाल बिहार उड़ीसा में हम रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं वो भी हमारे हाथ से छिन जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ 1780 में, ठीक है, 1780 में षड्यंत्र के थ्रू अंग्रेजों ने क्या किया, रोहेला सरदार थे, गुलाम कादिर नाम का रोहेला सम्राट था। रोहेला का एक व्यक्ति था, रोहेला का सरदार था। रोहिल्ला एक जगह है, अब नाम सुना होगा, सराय रोहिल्ला। तो रोहिल्ला का एक सरदार था, सरदार वो मतलब मुस्लिम सरदार था, उसका नाम था कादिर, याद रखिएगा कादिर। ये गुलाम कादिर नाम था उसका। इसकी मदद से उसने सम्राट को अंधा कर दिया, शाह आलम को अंधा करवा दिया, अंग्रेज ने षड्यंत्र किया। और उसके बाद 1806 में शाह आलम की हत्या हो गई। याद रहे कठपुतली जब अंग्रेजों को मिली नहीं तो अंग्रेजों ने ऐसा चाल चला कि शाह आलम को कंफ्यूज कर दिया कि हम किसकी तरफ रहें, और जब शाह आलम ने मराठों को चुनना ज्यादा उचित समझा अंग्रेजों से तो उसकी हत्या करवा दी, यानी खत्म हो गया शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय को हत्या करवाया किसने, उसका, अंग्रेजों ने। तो अगला कठपुतली बिठाने का अधिकार किसका, दिल्ली पर किसका प्रभाव, अंग्रेजों का। फैला हुआ था अंग्रेज जासूस सब जगह, और मराठे को समेट दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज ज्यादा ताकत में आ गए थे। और कई सारे वजीर, कई सारे वजीर नहीं, आमिर भी अंग्रेजों की तरफ हो लिए थे, क्योंकि मराठों का ज्यादा वर्चस्व होने के कारण इन आमिरों का नहीं कुछ चल रहा था। आमिरों को लगा अंग्रेज विदेशी हैं, करना तो हम ही को होगा, तो हम इसके साथ हो लेते हैं। तो इस तरह से एक और बिल्ला आ गया इसमें। पहले आमिर थे, मराठे थे, अब एक और बिल्ला घुस गया बड़ रोटी के बंदरबाट में, अंग्रेज आए। और शाह आलम 80 में डेथ हो गई शाह आलम की। 1880 में 1880 में शाह आलम की डेथ हो गई। और सॉरी 1880 नहीं, 1806 में, माफ करना, 1806 में 1806 में शाह आलम की
हत्या हो गई। हत्या बिल्कुल संदेहजनक थी, कोई क्लियर नहीं हुआ। शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय की हत्या हो गई। जब शाह आलम द्वितीय की हत्या हो गई 1806 में, तो अब गद्दी पे कौन बैठेगा? इसका बेटा था, शाह आलम द्वितीय का पुत्र था अकबर द्वितीय। और हत्या ऐसे करवाया गया कि अकबर द्वितीय को लगा कि यह हत्या मराठों ने करवाई है, ठीक है। और अकबर द्वितीय अंग्रेज के प्रभाव में आ गया। तो 1806 से लेकर के 1806 से 1837 तक, 1837 तक, इसी के टाइम पे वो राजा राम मोहन राय जो थे, उनको राजा की उपाधि इसी ने दी थी। राजा राम मोहन राय, राजा नहीं थे कहीं के, राम मोहन नाम था उनका। राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था, तो राजा की उपाधि दे के भेजा था। और इंग्लैंड भेजने का जो आइडिया था, या फिर और भी चीजें कॉन्सेप्ट जो आती है, इससे साफ पता चल रहा होगा कठपुतली किसका था। अकबर द्वितीय पर किसका प्रभाव था? अंग्रेजों का प्रभाव था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था। मराठों का प्रभाव खत्म, आमिरों का प्रभाव खत्म, और अंग्रेजों का प्रभाव शुरू। और अंग्रेजों के प्रभाव की पहली सबसे बेस्ट क्वालिटी कठपुतली कौन? अकबर द्वितीय। वही अकबर द्वितीय जिसने राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय बना के इंग्लैंड भेजा था, ठीक है। और 1806 से लेके 1837 तक ये अकबर द्वितीय मुगल सम्राट की गद्दी पर बैठा। ये वो दौर था जो पूरी तरह से, ये किसकी गोद में खेलने वाला बच्चा था? अंग्रेजों के गोद में। तो यदि कोई क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजों के संरक्षण में पलने वाला, अंग्रेजों के संरक्षण में रहने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर द्वितीय। याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। अंग्रेजों के संरक्षण में पलने वाला पहला मुगल बादशाह जो था, ये अकबर द्वितीय था। और इसका साम्राज्य जो था, बस किले के अंदर तक सीमित था। किले के बाहर का पूरा सिस्टम कौन देख रहा था? किले के अंदर तक ही इसका साम्राज्य था, और बाहर का सिस्टम जो है वो सब अंग्रेज देख रहा था। यानी पूरी तरह दिल्ली किसके कब्जे में थी? अंग्रेजों के कब्जे में। किला तक के ये सम्राट थे। मुगल सम्राट की जय हो, बस किले के अंदर था, लाल किला, बस लाल किला के अंदर। 1837 में इसकी डेथ होती है, अकबर द्वितीय की हत्या नहीं होती है। 1837 में मृत्यु हो जाती है इनकी। और मृत्यु के बाद फिर वो आते हैं जिनके बाद मुगलिया सल्तनत ही खत्म, ठीक है। इनके बाद बैठते हैं वही बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट 1837 से लेके 1862 तक वो बैठे जो बड़े शायर मिजाज के थे। वही बैठे गद्दी पर जो ये लिखते थे, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। ये कोई शायरी मैं नहीं लिखा, ये देशभक्ति शायरी है। अंतिम मुगल सम्राट पे हम पहुंच चुके हैं। ये हैं अंतिम मुगल सम्राट, नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को विरासत में गुलामी मिली, ठीक है। बाय नेचर ये देशभक्त थे, और इसकी पूरी इच्छा थी बहादुर शाह जफर द्वितीय की, अंतिम मुगल सम्राट की, कि ये अपने पप्पा के तरह अंग्रेजों का कठपुतली ना बने। ये चाहते थे कि हम अपने पप्पा यानी जो अकबर द्वितीय हैं उनकी तरह ना बने, ठीक है। और बहादुर शाह जफर का जो उपनाम है, जफर जो है, जफर के नाम से वो शायरी लिखते थे। जब बहादुर शाह की शायरी पढ़ेंगे द्वितीय की, तो आपको ये जफर नाम मिलेगा वहां पे। और इनकी शायरी जबरदस्त है। 2 लाइन आपने सुना ना, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। अब एक बच्चा कह रहा है कि 1764 के युद्ध के बारे में बताते सर। अरे बाबू, भटको नहीं, भटको नहीं। इतिहास जो है जाल है, भटकने लगोगे तो पूरी तरह भटक जाओगे। अभी कहां है, एक ही पॉइंट पे चलो। तुम क्या समझने निकले थे? अक्सर जो मैंने देखा है, मैं अपने फादर को भी देखा है और बाकी इतिहास के शिक्षकों को देखा है, वो पढ़ाने आम निकलते हैं और कटहल जामुन सब खत्म हो जाता है, लेकिन आम बचा रह जाता है। तो ऐसे भटकोगे कि अब पहले बक्सर का युद्ध पढ़ा दीजिए सर, पहले प्लासी का युद्ध पढ़ा लीजिए सर, तो मुगले खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो बालक, थोड़ा सा नन्हा सा, हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, लेकिन कब? जब अंग्रेजों का बंगाल विजय पढ़ रहे होंगे।
वहां कनेक्ट करेंगे ना। पहले अभी मेरा क्या टारगेट है कि तुम ये तो समझो, पूर्ववर्ती जो मुगल हैं उसमें मेन जो मुगल हैं उसको तो तुम अच्छे से जानते हो। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद तुम थोड़ा कच्चर मचर लचर पचर तुम्हारी सिस्टम होती है। और इसी कमजोरी का फायदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाता है। आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है उत्तर मुगल से, पोस्ट मुगल से, क्योंकि उसको पता है कि पोस्ट मुगल के बारे में ये कमजोर जगह है। ठीक है, दुर्योधन को भीम जो है गदा मार रहा था कहां पे, कमर पे, क्यों? वही कमजोर जगह था उसका। ठीक है, वही वाली बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा सेंट्रिक होके पढ़ना होगा, मन बड़ा भटकेगा कि जब हम सर अब जब प्लासी का युद्ध पढ़ा रहे हैं या बक्सर का युद्ध पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं अंग्रेज कैसे कैसे आया, तो फिर उधर चला जाएगा मन कि अंग्रेज कैसे कैसे आया, पहला अंग्रेज कौन, फिर दूसरा अंग्रेज कौन। फिर वहां पढ़ते पढ़ते अचानक मन में आता है सर पहला अंग्रेज आया था कि पहले डच और डेनमार्क आया था, वो तो बता दीजिए पहले कौन शुरू से। तो थोड़ा भटकाव हो जाएगा। अभी मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है मुगल का पतन समझना। हम निकले क्या है, दो टॉपिक को पढ़ने, मुगल का पतन समझने निकले हैं और साथ में क्या समझने निकले हैं, हम समझने निकले हैं देसी राज्यों का उदय। तो बस यही दो टारगेट फिनिश करेंगे। इससे जो जुड़ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा कट करते हुए एकदम मेन फोकस पे आएंगे। आंसर राइटिंग में भी ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसी पटरी पर आना, उछल के उधर उछल के इधर उछल के इधर में तुम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो हम बिल्कुल फोकस पे हैं। हमको शुरू करना था 1707 से और मुझे पहुंचना था 1862 तक। ठीक है, 3 मार्च 1707 से लेकर के वो जो मुगल का गद्दी था, 3 मार्च 1707 से लेकर के मुगल की गद्दी पर 1862 तक, क्योंकि 1862 तक ही ये बैठे, उसके बाद से मुगल सल्तनत समाप्त हो गया और बहादुर शाह जफर की पतोहू हावड़ा ब्रिज के स्टेशन के नीचे चाय बेचती हुई देखी गई, यानी उस साम्राज्य का पतन हो गया। तो 1862 तक में जो शासक आए, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, फिर रफीउद्दौला, रफीउद्दरजात, मोहम्मद सिंह रंगीला, अहमद शाह, वो उसमें से एक एक करके देखते जाओ। अहमद शाह, और फिर अहमद शाह के बाद वो उसका, अहमद शाह के बाद तो अभी ही पढ़े हैं हम लोग तुरंत, ये कौन थे, अहमद शाह। अहमद शाह के बाद कौन, बिलाए आलम, ये नहीं, बिलाए आलम के बाद वाला पॉइंट है। अहमद शाह के बाद ये थे अजीमुद्दीन। ठीक है, अजीमुद्दीन या आलमगीर द्वितीय, यानी आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद कौन, शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय के बाद कौन, अकबर, वही अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय के बाद कौन, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो आपको याद रखना होगा कि कितने शासक हुए, इन शासकों के नाम एक क्रम से लिखना होगा, और इन सब शासकों से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जनरेट करके आपको कुछ निष्कर्ष पे पहुंचना होगा, कुछ पॉइंट्स पे पहुंचना होगा कि क्या ये सारे के सारे अयोग्य उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अयोग्य थे, क्या इनमें निर्णय की क्षमता नहीं थी, क्या ये सब कठपुतली मात्र थे, कैसे आप कह सकते हो, क्या इनमें से एक भी पुरुष नहीं थे, सब वही थे। तो ये समझ बनानी होगी कि किनका किनका, कि कठपुतली कौन थे और नचाने वाला मदारी कौन कौन था। मदारी के रोल में, कठपुतली नचाने वाले के रोल में कौन कौन था। पहले आपको जुल्फिकार दिखा, आमीर, फिर आपको सैयद बंधु दिखा, आमीर। ठीक है, फिर आपको कुछ देर आमीर के बाद मराठे दिखे, फिर आपको मराठों के बाद अंग्रेज दिखा, कुछ समय तक अंग्रेज, इसके अलावा एक और दिखा था अवध का सूबेदार, अवध का सूबेदार भी दिखा था, वो भी एक तरह से आमिर था। तो कुल मिला के ये वो थे ना जिन्होंने पतन सुनिश्चित किया। इनके क्या इंटरेस्ट थे, आमिरों का इंटरेस्ट था धन, अवध का भी इंटरेस्ट था अपना राज्य और धन, मराठों का इंटरेस्ट था सर्वोपरिता। एक बड़ा जो वृक्ष है वो टूटेगा, गिरेगा, तभी छोटा वाला वृक्ष को एहसास होगा कि हम भी बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मराठों का अपना इंटरेस्ट था, अंग्रेजों का अपना इंटरेस्ट था, और इन सब ने मिलकर कबर खोद दी। तो मुगलों की कबर खोदने वालों में तभी तुम्हारा डायलॉग निकल के आएगा ना,
जब तुम कंक्लूजन लिखोगे, जब तुम मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखोगे, तो कैसे उसमें ये सारी बातें डालोगे कि मुगलों की कब्र खोदने वालों में ना केवल बाहरी थे, मतलब दूसरे लोग जैसे कि मराठा, जैसे कि अंग्रेज, जैसे कि अवध के सूबेदार, बल्कि खुद उनके घर को आग लग गई घर के चिराग से। डायलॉग थोड़ा यूज करना होगा कि घर को आग लगी। मुगलों के पतन में बहुत बड़ा योगदान तो इन हिजरों का था। जो इतने सारे ये नपुंसक औलादें थी, इनका था। कोई भी औरंगजेब की तरह ना ताकतवर निकला, ना कोई अकबर की तरह योग्य निकला। अकबर जो छोटी सी उम्र में भी इतना बुद्धि रखता था कि कैसे शासन चलाना है, और कुछ समय का भी दोस्त था। कि पूर्ववर्ती मुगल जो थे, यानी कि जो अकबर और उसके समकालीन थे, उसके समय पे बैरम खान जैसा कटप्पा जैसा ईमानदार आदमी, बैरम खान जान दे दिया लेकिन कभी गद्दारी नहीं करी। ऐसे योग्य मतलब सामंत थे, आमिर थे उस टाइम पे। और इस टाइम पे सारे गद्दार ही आए, चाहे जुल्फिकार खान हो या फिर सैयद बंधु हो, या फिर उसके बाद निजामुल मुल्क थोड़ा ईमानदार निकला। लेकिन सादत खान जो अवध का सूबेदार था, उनने तो नादिर शाह को खुद ही इनवाइट किया। काहे ला 50 लाख लेके जा रहे हैं, पूरा माल अंदर है, जाइए ना लूटिए, हमको 20 करोड़ दे दीजिएगा। ये जो गद्दारी थी, इन चीजों को समझा लिया मैंने। अब जब हम तुमको आंसर लिखाएंगे या आंसर देंगे, एक बार पढ़ोगे ना, चीजें ऐसे याद हो जाएगी। और बहुत कुछ, कलम नहीं रुकेगा, तुम खुद लिख पाओगे। बस फ्रेमिंग सिखानी होगी कि क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। अब देखो, रियासतों का उदय देख रहे थे तुम, तो तुम्हारे पास एक सेंटेंस आ गया कि जो देसी रियासतों का उदय हमें दिखता है जब बड़े साम्राज्य की कब्र खुदती है, तो उसकी कब्र पर छोटे छोटे देसी राज्यों पनपते। बड़े साम्राज्यों की जब कब्र खुदती है, तो उस कब्र पर कई छोटे छोटे देसी राज्य पनपते हैं। जैसे मुगलों की कब्र पर पनपा हैदराबाद। मुगलों की कब्र पर पनपने वाला जो देसी राज्य था, वो था हैदराबाद, अवध, भरतपुर, मथुरा। मतलब वो मथुरा नहीं जो प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है, वो मथुरा जो देसी राज्य के रूप में एक व्यक्ति विशेष के अधीन डेवलप हुआ। बदन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने मथुरा को मुगलों से स्वतंत्र करके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित कर लिया, बदन सिंह ने। तो एक नए रूप में कई राज्यों का, कई देसी रियासतों का उद्भव हुआ। क्यों? केंद्रीय सत्ता जब दुर्बल होती तो प्रांत सशक्त होने लगते हैं, रियासतें स्वतंत्र होने लगती हैं, स्वायत्ता का भाव बढ़ने लगता है। यानी ऑटोनॉमी के जो फीलिंग है, प्रोविंशियल, स्पेशली जो मार्जिनल प्रोविंस हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, उनमें पनपने लगती है जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल होती है। तो यहां तक थी मुगलों के पतन की कहानी। हम आपसे एक छोटा सा फेवर चाहते हैं कि जैसे आपको बाबर, हुमायूं, अकबर ये सब याद है, ठीक है, उसी तरह आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट जरूर बना लें अपनी कॉपी पे, जिसमें कि आप एक तरफ उत्तरवर्ती मुगल के शासक का नाम लिख दें, दूसरी तरफ उसका टाइम पीरियड लिख दें, और तीसरे तरफ उस समय में प्रभावशाली व्यक्ति कौन था, यानी किसका प्रभाव था। ठीक है, प्रभावशाली व्यक्ति जिसके प्रभाव से वो बना, जैसे जुल्फिकार खान, जैसे सैयद ब्रदर्स, जैसे निजामुल मुल्क, जैसे अवध का सूबेदार, जैसे इमादुल मुल्क, जैसे मराठा, अंग्रेज, इस तरह से उसके काल में। तो एक 4 कॉलम का यदि आप ये बना पाए, और एक और कॉलम बना दें अन्य इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, तो ये कॉलम आपका होगा, ये किसी का नोट्स, किसी का कॉपी नहीं होगा, ये आपका कॉलम होगा। और ये कॉलम आपको रिवीजन में जबरदस्त योगदान देगा, क्योंकि आपने खुद बनाया है, याद जल्दी होगा। किसी का बना बनाया लेंगे तो नहीं धारेगा, बरकत नहीं है फिर उसमें। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। मैंने कोशिश की आपको उत्तरवर्ती मुगल के जितने शासक हुए उनके बारे में बताने की। धुंधला हो गए, क्या हो का रहा है। चलिए ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसको पहले ठीक करने का, फिर क्लास अनाउंस करते हैं। आपका आज एक सेट है इकोनॉमी वाला रिलेटेड, करंट और इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट, तो वो लेके आते हैं यूट्यूब। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अब आपका वक्त है, हम 5-10 मिनट आपके साथ बिताना चाहेंगे आपके प्रश्न पर, जल्दी पूछिए। किसी भाई का कोई प्रश्न हो
तो पूछिए। ऐसे सर वो नहीं, ऐसे लास्ट नहीं, जो ऐसे नहीं, एक एक करके, ठीक है। कुमारी साधना कुछ पूछ रही हैं, तो आप जो जी है सर। थोड़ा, हाँ पूछिए। सर मैं पूछ रही थी वो लास्ट वाला जो आपने बोर्ड पर अभी कॉलम बनाया था, हाँ वो मैं अभी उतार नहीं पाई हूँ, तो उसका क्या वापस से मुझे मिलेगा स्क्रीनशॉट लेने अच्छा के अच्छा लिए? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मैं आपके समझ गया आपकी भावनाओं को। लास्ट जी वाले जी कॉलम में हमने ये कहा था कि आप इतने दिन से, यदि 3 दिन से क्लास ले रही हैं, तो आप जी जी ऊपर लिख सकती हैं उत्तर मुगल काल के शासक नाम से एक टेबल बना सकती हैं, रिवीजन में काम देगा। इधर पहला कॉलम शासक का होगा, जैसे उसमें पहले आएगा बहादुर शाह जफर प्रथम, बहादुर शाह जी। प्रथम, जफर नहीं, बहादुर शाह प्रथम, जफर नहीं होता, बहादुर शाह प्रथम। प्रथम। दूसरा आप शासक लिखेंगी वो जो लंपट था, तीसरा लिखेंगे जो घृणित कायर था, चौथा लिखेंगे जो रंगीला परोपकारी। था। इस तरह से जी आप लिख देंगी, और उसके बाद उसका काल लिख देंगी यहाँ पे, यानी टाइम पीरियड, कब से कब तक था, इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना ईयर लिख देंगी। और उसके बाद आप टाइम पीरियड लिख देंगी, तो हर एक के काल में जो ताकतवर व्यक्ति था, वजीर, वजीर ही ताकतवर था तो वो लिख देंगे। और कोई ऐसी घटना घटी हो, जैसे रंगीला के टाइम में नादिर शाह था, रंगीला के बाद वाले के टाइम में 5 बार अहमद शाह अब्दाली था, तो अहमद शाह के टाइम में अहमद शाह अब्दाली था। तो ये अलग से पॉइंट बना के यदि एक जगह रख लेंगी आप, तो रिवीजन आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर पाएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि आदिल शाह कौन था। कल थे आप क्लास में, पिछले क्लास में थे आप, क्या नाम है? आशीष टू एवरीवन। अच्छा, आपने बना रखा है, चलिए ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कौन थे आदिल शाह। ठीक है, वो शासक थे अलग से, और डिटेल में हमने बताया भी था आपको पिछले क्लास में जब हम औरंगजेब की बात कर रहे थे। ठीक है, वो एक सूबेदार थे आदिल शाह। ठीक है, मुगल बादशाह में यदि आपने कहीं पढ़ा है तो हम आगे आगे क्लियर कर देंगे आपको कल की क्लास में। अभी 8:30 हो गया, अब एक क्लास लेना है मुझे।